Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy, Improve Daily, Achieve Greatly। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन, जो हम वन शॉट में ही ख़त्म कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ओके, सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे करेंगे। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ activities such as production, selling, buying and consuming goods and services for satisfaction of wants। ठीक है, तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें कुछ लोग बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं, या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर करते हैं, सेल कर रहे हैं, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि उनकी वांट्स क्या हो सके, मीट हो सके। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक रीजन या एक कंट्री जिस तरीके से वर्क कर रही है दैट इज़ व्हाट वी कॉल इकोनॉमी। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन है, आप सोच के देखो, कल अगर सारे स्कूल्स बंद हो जाए, फैक्ट्रीज बंद हो जाए, शॉप्स बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, तो एक बात बताओ, क्या कोई कंट्री रन कर पाएगी? क्या डेली बेसिस की चीज़ें आप पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये मिल के एक सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। सो इकोनॉमी इज़ नथिंग बट अ सिस्टम in which people work together on number of activities such as production, selling, purchasing, consuming goods and services for the satisfaction of wants. This is what we call economy। ठीक है, इकोनॉमी समझ में आ गया क्या है। अब इकोनॉमी से ही आती है आपकी इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? अ नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन अ कंट्री। ठीक है, इससे आता है वर्ड निकल के इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। अब ये जो इकोनॉमिक्स है इसमें स्टडी हम किस चीज़ की कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टडी? तो बेसिकली हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं? इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करके
अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग हाउ पीपल यूज लिमिटेड scarce resources, sorry for the disturbance beta, to satisfy their unlimited wants। ठीक है, यही हम पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है सपोज 1000 पर मंथ। उस 1000 लिमिटेड रुपीज़ को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी स्टडी करना इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। अब इकोनॉमिक्स की बेटा 2 ब्रांचेज हैं। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं? 2 ब्रांचेज हैं। अगर आपको पता हो, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इफ़ यू रिमेंबर आपने ये 11th में इसके बारे में पढ़ा होगा, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल लेवल पे एक इंडिविजुअल, वन फर्म, इंटरप्राइज, बिजनेस या इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं तो वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर आपको याद हो तो हम एक इंडिविजुअल किस तरीके से डिमांड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, या एक प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई करके डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है। मार्केट्स पढ़े थे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जब एक की बात आती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एंड एज अ होल, मैक्रो मतलब लार्ज मतलब एज अ होल। जब हम एक पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, होल कंट्री, जब हम एक पूरी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ तक आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, बिफोर 1930s में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। आपने इसके बारे में सोशल साइंस में पढ़ा होगा। उससे पहले तक मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। देयर वॉज नो सेपरेट ब्रांच एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट वॉज द थॉट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं, अजम्पशंस है, प्रिंसिपल्स है, जो तरीका माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का है, उसी के थ्रू, उसी का लार्ज स्केल ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसी का लार्ज स्केल से हम पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हैं। दैट वाज द वेरी बैड थॉट। क्यों, अभी पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम जब आया तो उस टाइम पे क्या देखा गया कि जो डेवलप्ड नेशन थे वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे अगर हम यूएसए का एग्जांपल ले तो 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ करता था, जो इंक्रीज़ होके 25% तक पहुंच गया था। तो ऐसे में जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो उसकी वजह से क्या हुआ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या यूँ कहूँ इनकम, नेशनल इनकम जो हुई वो रिड्यूस होने लगी, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था खर्च करने के लिए। ऐसे में जो कंट्री में डिमांड थी वो फॉल होने लगी, और डिमांड फॉल होने की वजह से जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या यूँ बोलूँ आउटपुट था, वो रिड्यूस होने लगा। ठीक है, और क्योंकि आउटपुट और प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जाने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगा।
आप देख रहे हो सर्कल बना है, एक अच्छा सर्कल नहीं है बट इट इज़ अ सर्कल। हाँ ठीक है, तो ये जो सिचुएशन अराइज हुई उस टाइम पे, इसको बोला जाता था लो लेवल, इस सिचुएशन को बोला जाता था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, इसको बोला जाता था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब इस ट्रैप से निकलने के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए था। ठीक है, अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका देखो क्या मानना था, क्लासिकल थॉट। तो क्लासिकल थॉट क्या था, देखो क्लासिकल थॉट जो ये मानते थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही इनफ है, कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है या क्या बताती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि एक इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल विल utilize his scarce resources to optimally to what, to optimally to achieve maximum satisfaction। यही तो पढ़ते आ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम, है ना। इससे क्या होगा, इससे उस इंडिविजुअल का वेलफेयर हुआ। अब अगर इसी एक इंडिविजुअल की जगह आप पूरी एक सोसाइटी सोचो, ठीक है, तो सभी इंडिविजुअल तो यही कर रहे हैं ना कि उन पे जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर हुआ। अब सब लोग अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब एक कंट्री में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं, ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो पा रही है, सब लोग बहुत खुश है, सब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है सबको। दैट मीन्स इकोनॉमी अच्छे से चल रही है ना, यही है ना, यही तो मान रहे हैं हम यहाँ पे, यही तो कहना चाह रहे हैं, राइट। दूसरा इन्होंने क्या कहा, देखो सेकंड पॉइंट इन्होंने ये कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी इट इज़ अ माइक्रो नॉट मैक्रो, मैंने गलती से मैक्रो लिख दिया, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थॉट की बात कर रहे हैं ना। देखो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब हुआ कि मार्केट फोर्सेस हमेशा क्या करेंगी, डिमांड को सप्लाई के इक्वल रखेंगी। ठीक है, दैट मीन्स डिमांड इन एवरी फैक्टर, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, विल बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ एवरी फैक्टर। मतलब अगर हम लेबर की डिमांड की बात करें तो हमेशा इक्वल होगी सप्लाई, लेबर की सप्लाई। मतलब यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, देख रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को कैसे हम एक कंट्री को समझने में यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। और अगर कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि लेबर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर मार्केट मैकेनिज़्म खुद से इसे करेक्ट करेगा
और दोबारा इस सिनेरियो पे पहुंच जाएगा, है ना। बट ये कंसेप्ट यहाँ तो फेल हो गया। यहाँ पे देखो तो सही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सप्लाई इतनी है लेबर की कि पूछो मत, डिमांड ही नहीं है। तो ये जो साइकिल थी, ये जो क्लासिकल थॉट जिन इकोनॉमिस्ट के थे, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे कि इस साइकिल से हम बाहर कैसे निकले, ठीक है। तब कौन आया? तब 1936 में एक बुक पब्लिश हुई। बुक कौन सी पब्लिश हुई आपकी? द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बाय, ये बुक किसने पब्लिश की? बाय जॉन मेनार्ड, MAYNARD केनिस, ठीक है। इन्होंने बुक पब्लिश की एंड इस बुक में इन्होंने फर्स्ट टाइम जिक्र किया किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की भी एक चीज़ होती है। हमें इकोनॉमी को अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंटरेस्ट है, इन सब फैक्टर्स पे स्टडी करना पड़ेगा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया कि ये जो डिमांड है ना, इसके कम होने की वजह से ये साइकिल कभी भी ब्रेक हो ही नहीं सकती। यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। दे हैव टू डिमांड, दे हैव टू मास डिमांड द प्रोडक्ट्स, दे हैव टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑन देयर एक्सपेंस, और इस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी, GDP इंक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली डिमांड भी इंक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बताया, इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन बताया, और उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेथड और टूल्स बताए जो हम आज भी यूज़ करते हैं। तो 1936 में जाके आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच बना, किसका? इकोनॉमिक्स का। समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। दिस वाज द हिस्ट्री, और कभी कभी पूछ भी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके थ्रू व्हाट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक एंड व्हाट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपकी स्क्रीन पर एक डिफरेंस आ रहा है, देखो सबसे पहले कंसेप्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है भाई? स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री, ठीक है। कि स्कार्सिटी और चॉइस की जो प्रॉब्लम है कि लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में देखो, इट स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट अ लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, सेम प्रॉब्लम हम एक पूरी कंट्री का एक साथ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल। सेंट्रल इशू, किन इश्यूज़ की डिस्कशन करते हैं? तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है। इट रिलेट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज परचेज करके कैसे होता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं सेकंड, कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय द प्रोड्यूसर when he allocates his resources to the production of different goods and services, ठीक है, कि वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उनको सेल करके कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे असरटेन कर रहा है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो,
determination of the overall level of output and employment is the central issue in macroeconomics। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, एक कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन रेट, इन सब की स्टडी करते हैं। इट रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ सच पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्सिमाइज हो सके और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे एक कंट्री में। देख रहे हो कितना डिफरेंस है, मैक्रो में हम स्टडी जो कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल यहाँ लगा ही नहीं सकते। ठीक है, देन आता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करते हैं, मतलब ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल सप्लाई की। एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन बहुत कम है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सिर्फ एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका सेटिस्फैक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, यहाँ पर वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट स्टडीज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इश्यूज एंड एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। यहाँ एक इंडस्ट्री नहीं, सभी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड नहीं, सारे हाउस होल्ड्स की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं इन कंपैरिजन टू वन ट्री। समझ में आ रहा है? उसके बाद है इकोनॉमिक एजेंट्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, जो डिसीज़न लेता है बेसिकली। तो माइक्रो इकोनॉमिक में इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल क्या डिसीज़न ले रहा है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, गवर्नमेंट क्या डिसीज़न ले रही है, आरबीआई क्या डिसीज़न ले रहा है, सेबी के क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या डिसीज़न लिया, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कैसे पड़ रहा है, उसकी स्टडी करते हैं, है ना। उसके बाद है मेथड ऑफ स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की स्टडी के थ्रू स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। पार्शियल क्यों कह रहे हैं माइक्रो को? क्योंकि माइक्रो में हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की स्टडी कर रहे हैं और मैक्रो में हम एज अ होल टोटलिटी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये क्या है, ये दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती, इन्हीं की तो स्टडी करनी है, इन्हीं के चेंज की तो स्टडी करनी है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे एक कंसेप्ट निकल के आता है जो अभी हम पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। देखो, सो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है कि अगर कोई चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल है तो हो सकता है जब हम उसी सेम चीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब पूरी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़े, तो वो इलॉजिकल हो जाए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेविंग। ठीक है, हम सब पैसे बचाते हैं। अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ है तो वी विल ट्राई कि उसमें से 100 200 हम सेव कर लें, करते हैं। ठीक है, इट इज़ गुड ऑन माइक्रो बेसिस। माइक्रो इकोनॉमिक में इसकी स्टडी करें, इट इज़ अ गुड थिंग। इससे क्या होगा,
जो कंज्यूमर है उसके पास और सरप्लस पैसा होगा जिसे वो और ज़्यादा कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। ओवरऑल जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर तो ये एक अच्छी चीज़ है ना, बट इसी को अगर आप इकोनॉमी के लेवल पे देखो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा कि सेविंग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल है वो वेल्दी होगा, प्रॉस्पेरस होगा, ठीक है। बट इकोनॉमी के लेवल पे देखो, 1000 रुपीज़ थे आपके पास, स्पेंड कर देते, अगर पूरा स्पेंड कर देते तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती, जो भी आप खरीदते, जो भी चीज़ें आप खरीदते, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती, जिससे कंट्री की इनकम बढ़ती है ना। आप एक इंडिविजुअल देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अगर वो जो पैसा उन्होंने सेव किया है उसको भी अगर वो कंजम्पशन में लगा दे, एक्सपेंडिचर में लगा दे, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ना। बट आपने सेव करके क्या कर दिया, इकोनॉमी को डूम कर दिया। सेव करके आपने इकोनॉमी की जीडीपी तो कम कर दी, ठीक है। नेशनल इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। दिस माइट लीड टू द पुअरर इकोनॉमी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, कि एक में कोई चीज़ लॉजिकल है तो दूसरे केस में वो इलॉजिकल हो जाती है, ठीक है। एक के लिए बून, दूसरे के लिए बेन, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि एक इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, किस तरीके से मैनेज करती है स्क्रेस रिसोर्सेज को, जिसके लिए ये 6 ब्रॉड कैटेगरीज है जिन्हें हमें पढ़ना है और पढ़ते हैं। पहला है नेशनल इनकम, कि एक इकोनॉमी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है वो सीखेंगे हम, ठीक है। जीडीपी निकालना सीखेंगे, एनएनपी निकालना सीखेंगे, ठीक है, जो भी है ये पढ़ेंगे हम। जीडीपी एनएनपी निकालना सीखेंगे, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट की थियोरी पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की थियोरी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ठीक है। इसमें एक केन्जियन थियोरी है वो पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होती है और उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। मनी क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि मनी कैसे क्रिएट होता है, एक इकोनॉमी में पैसा कैसे बनता है, कॉमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। देन जनरल प्राइस लेवल, कि कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सब जनरल प्राइस लेवल में पढ़ते हैं। देन आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट मीन्स गवर्नमेंट के पास जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, उनको वो किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है, किस सेक्टर में कितना यूटिलाइज़ करती है, किस तरीके से बजट पेश करती है, वो सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्यों $1 इज़ इक्वल्स टू 95 पॉइंट समथिंग रुपीज़ टुडे, ठीक है। इसकी स्टडी करते हैं किसमें, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। हम समझते हैं कि कैसे इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है, ठीक है। तो इन सब की स्टडी की जाती है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज़ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको स्टार कर लो, इससे क्वेश्चन आता है, यू शुड नो इट, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस से भी क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखो, सो सिग्निफिकेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने का बेनिफिट क्या।
तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में पता चलता है, हाउ इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग, कि एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। जैसे जब हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में पैसा कितना है, मनी कितना है, हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने पे हमें क्या पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, उसका रीज़न क्या है, और उस रीज़न की रेमेडी ढूंढ पाते हैं। राइट, ठीक है। अगर हम एक्सचेंज रेट की स्टडी करते हैं तो एक्सचेंज रेट की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसा है, उसको हम और बेटर कैसे बना सकते हैं, अपने रुपए की, अपनी रुपीज़ की वैल्यू, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हमें इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है वो अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बहुत सारे इंडाइसेस आते हैं, जैसे ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया, तो उसमें आप देखोगे इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रोड मैप फॉर बिजनेस डिसीजन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से करंट इश्यूज़, करंट प्रॉब्लम्स पता चलती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उससे रिलेटेड बिजनेसेस फ्लॉरिश होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या है, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है अभी। तो ऐसे में जो बिजनेसेस, जैसे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं ताकि लोगों को जॉब मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बिजनेसेस को। ठीक है, कि एक तो आप खुद भी अर्न करो और अपने साथ 10 लोगों को रखो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे अगर हम पॉवर्टी इंडेक्स देखें तो पॉवर्टी इंडेक्स से पता चलेगा कि कितनी गरीबी है इंडिया में। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड कर पाएगी कि इस गरीबी को कैसे कम किया जाए, रेशन प्रोवाइड करके या फिर सब्सिडी देके, फ्री होम देके। ठीक है, आवास योजना जो चलती है वो सब क्यों चलती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना पैसा उनके अकाउंट में। इस तरीके से पॉवर्टी को, गरीबी को कम किया जा सकता है। इस पे गवर्नमेंट सोच सकती है। राइट, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए सोच सकती है। उसके बाद देखो, अच्छा, रोड मैप ऑफ बिजनेस डिसीजन में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नेशनल इनकम अगर इंक्रीज़ हुई तो पता है कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है, लोगों के पास पैसा आया है। ऐसे में जो बिजनेसेस होंगे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि पैसा आया है तो लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए स्टडी ज़रूरी है। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़, हमारे आसपास जो कंट्रीज़ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे कैसे पड़ रहा है, इसकी स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है और ज़रूरी है। ठीक है, इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर ऑयल प्राइसेस ग्लोबली बढ़ेंगे तो उससे इंडिया पे भी तो फ़र्क पड़ेगा, इंडिया में भी तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ग्लोबल इश्यूज़ जो भी हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ जो भी हैं, जैसे अभी जो यूएसए और ईरान में जो वॉर चल रहा था, उसका इम्पैक्ट देखा था आपने, मार्केट पे कितना बुरा पड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आसपास कंट्रीज़ में जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है।
उसके स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ज़रूरी है। हम अपनी कंट्री को जानेंगे तभी तो उसको कंपेयर कर पाएंगे, राइट। उसके बाद है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस गवर्नमेंट को ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है कि उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे ना। जैसे अभी देखो, अभी बिल्कुल ही रीसेंट एग्जांपल है कि आसाम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी जो इको समथिंग जोन बोलते हैं, सेफ जोन जो होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है, वो 10 किलोमीटर हुआ करता था, उसे 1 किलोमीटर पे श्रिंक करने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये समझने में कि हम जो गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न ले रही है वेलबींग के लिए, ठीक है, वो डिसीज़न सस्टेनेबल है कि नहीं, क्या वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पहुंचा रहा है तो हमें वो डिसीज़न रोकना पड़ेगा। जैसे इफ़ यू रिमेंबर, अरावली हिल्स की हाइट की डेफिनेशन चेंज की गई थी, ठीक है, उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ये डेफिनेशन कैंसिल, हम नहीं मानेंगे ये डेफिनेशन, अरावली हिल्स जैसा था वैसे ही रहेगा, उस पर माइनिंग रोक दी गई तुरंत, है ना। तो वो कब हुआ, अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं कंट्री के बारे में, हमें पता ही नहीं होगा, तो फिर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट। उसके बाद लास्ट है स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ग्रोथ पाथ ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में जब शिफ्ट आता है, चेंज आता है, तो उसके साथ साथ पॉलिसीज़ में भी चेंज लाना, ठीक है। जैसे एक टाइम में इंडिया एग्रीकल्चर फोकस था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बेटर से बेटर बनाएं, है ना। अब हमारा सारा ध्यान शिफ्ट हो रहा है आईटी इंडस्ट्री पे, स्पेशली आफ्टर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से इंडिया का सेक्टरल शिफ्ट हुआ है आईटी सेक्टर पे, ठीक है। तो अभी देखो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है वो आईटी सेक्टर को ध्यान में रख के बनाती है, ठीक है। जैसे डिजिटल पेमेंट आपका सिस्टम जो यूपीआई सिस्टम लाए थी गवर्नमेंट, वो जब लाई थी तो वो क्या सोच के लाई थी कि लोगों का कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और कंट्रीज़ के साथ हम compete कर पाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्या हो गए, ये आपके इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये आपका चैप्टर था बेटा, इसमें और कुछ नहीं है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकेम द सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। Third, the scope and significance of macroeconomics. Scope, significance of macroeconomics. And last, the difference between micro and macroeconomics. तो ये 5 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से। इससे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड, stay with me and let's study together. So that's it for today. Have a nice day. Bye bye.